वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट सबका स्वागत है प्रभात शर्मा क्लासेस में। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम अपना एक्स्ट्रा वर्क स्टार्ट करने वाले हैं और हमने अपनी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन ख़त्म कर दी थी। इससे पहले मैंने आपको बुक एक्सरसाइज भी करा दी थी। तो आज हम अपना एक्स्ट्रा वर्क लेके आए हैं। आइए ज़रा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे ही रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रशस्तीज वर कंपोज बाई लर्न ब्राह्मण्स। प्रशस्ति कहने का मतलब है कि प्रशंसा करना। ये एक तरह के ऐसे इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे, एक तरह के अभिलेख हुआ करते थे जिनको ब्राह्मण्स बनाया करते थे, या फिर ऐसे पर्सन जिनको ज़्यादा ज्ञान हुआ करता था उस राजा के बारे में, कोर्ट का पोइट या फिर ब्राह्मण्स बनाया करते थे, क्योंकि उन्होंने ही उस राजा के वंश को, उस राजा के शासन को देखा है कि कैसे उस राजा ने रूल किया है, अपने टाइम पर प्रजा को संभाला है, कंट्रोल किया है, सुखी रखा है। तो बस इन्हीं प्रशस्ति को जो बनाते थे, ये एक तरह से कॉपर प्लेट्स हुआ करती थी बच्चे, तांबे की प्लेट्स हुआ करती थी। उन पे राइटिंग्स लिखी जाती थी, जैसे स्टोन्स पे लिखे जाते थे ऐसे कॉपर पर लिखी जाती थी, जिनको प्रशस्ति बोला जाता था। उसमें राजा के बारे में अच्छी अच्छी बातें, उसने क्या अचीवमेंट किए हैं, वो सारी चीज़ें लिखी जाती थी। तो ये बिल्कुल सही चीज़ है, ब्राह्मण्स के द्वारा इशारा किया जाता था। तो इसका आंसर सही है, ट्रू। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सेकंड पार्ट की तरफ। इनिशियली चोलाज वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ द कर्नाटका। ये बिल्कुल गलत चीज़ दे रखी है। चोला के बारे में तो हमने पढ़ा था कि भैया चोला हमारे तमिलनाडु में आते थे, तो बिल्कुल गलत चीज़ है। तो ये आंसर इसका रॉन्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर इज फॉल्स। थर्ड पार्ट की तरफ मूव कर लेते हैं। रेवेन्यू वाज आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेडर्स। यानी कि जब कोई भी राजा शासन करता है तो ऐसा नहीं है कि वो किसी भी इंसान को छोड़ देगा या किसी भी इंसान को एग्जम्प्ट कर देगा अपना कलेक्शन करने के लिए। तो इसके लिए वो कोई भी इंसान जो काम कर रहा है, जो पैसे कमाता है, उससे किसी ना किसी अमाउंट में, किसी छोटी मात्रा में टैक्स लिया करता था राजा। और उसके राजा के सबऑर्डिनेट्स या कह सकते हैं कि कर्मचारी वो टैक्स इसको वसूल किया करते थे। तो टैक्स इज़ अ फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, और टैक्स जो है एक रेवेन्यू की फॉर्म है। तो ये बिल्कुल सही चीज़ दे रखी है बच्चे। तो करेक्ट आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं बच्चे। प्रशस्तीज कंटेन डिटेल्स दैट मे बी नॉट लिटरेरी ट्रू। प्रशस्ति कहने का मतलब है कि ये डिटेल्स जो बताई गई हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि प्रशस्ति में जो हमारे इंस्क्रिप्शंस में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या वो पूरी तरीके से सही हैं या गलत भी हो सकती हैं, मे नॉट बी ट्रू। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत दे रखी है यहाँ पर, क्योंकि सही चीज़ क्या है इसमें, ट्रू बात ये है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है ये। इसमें बात ये बताई गई है कि जो भी चीज़ प्रशस्ति में लिखी गई है, क्या वो गलत भी हो सकती है। मे नॉट बी लिटरली ट्रू कहने का मतलब है गलत भी हो सकती है। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, वो सारी चीज़ बिल्कुल सही हैं, क्योंकि वो प्रशस्ति में जो भी ज्ञान लिखा जाता है, जो भी सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, वो वेल ऑब्जर्व करके, वेल एग्जामिन करके वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं राजा के बारे में। क्योंकि भाई जो भी इंसान ने ऑब्जर्व किया है, आंखों के सामने देखा है, वही चीज़ तो वो प्रशस्ति में लिखेगा, वही चीज़ तो वो अभिलेख हो, इंस्क्रिप्शंस में लिखेगा। तो बस ये चीज़ बिल्कुल सही दे रखी है, तो इसका करेक्ट आंसर ट्रू है। और कुछ कुछ को ऐसा भी माना जाता है कि ये कभी कभी राइटर्स का मानना ये भी है कि ये बात गलत भी हो सकती है। तो ये ट्रू है दे रखा है। फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। वन प्रशस्ति इज फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश, डिस्क्राइब्स द एक्सप्लॉइट्स ऑफ द नागभट्ट एंड द प्रतिहार किंग। एक जो प्रशस्ति जो पाई गई है ग्वालियर में, यानी कि एक अभिलेख जो पाया गया है ग्वालियर में, कॉपर प्लेट पर बना हुआ, जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है हमारा ग्वालियर। आपने अच्छा खासा नाम सुना हुआ है। तो क्या उसके बारे में दिखा रखा है कि कैसे नागभट्ट को एक्सप्लॉइट किया गया था प्रतिहार किंग के द्वारा, क्योंकि प्रतिहार गुर्जर वंश ने नागभट्ट को हरा दिया था। तो ये बिल्कुल चीज़ सही दे रखी है। तो द करेक्ट आंसर इज ट्रू। सिक्स्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं बच्चे। राष्ट्रकूट डायनेस्टी रूल्ड द कश्मीर एंड नेबरिंग एरियाज ऑफ इंडिया। क्या राष्ट्रकूट डायनेस्टी कश्मीर में राज करती थी? बिल्कुल गलत। हमें पता है राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो थी महाराष्ट्र डेक्कन प्लेटू में राज करती थी।
महाराष्ट्र हो गया, थोड़ा सा पार्ट आंध्र प्रदेश हो गया, थोड़ा सा कर्नाटका हो गया। तो जिन जिन जगह पर मराठाओं ने पुराने टाइम पर राज किया है तो वैसे पे ही राष्ट्रकूट डायनेस्टी में राज किया था। तो उसमें हमारे कुछ स्टेट्स महाराष्ट्र की आती हैं और कुछ थोड़ा सा एरिया हमारा कर्नाटका का आता है। तो ये कश्मीर वाली चीज़ तो बिल्कुल गलत दे रखी है, कश्मीर में तो अलग ही डायनेस्टी राज कर दी थी, तो ये चीज़ गलत है, तो इसका आंसर फॉल्स है बच्चे। 7th पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अर्लियर द चौहान्स वर आल्सो नोन एज चाहमानास, बिल्कुल सही चीज़ है, ये दूसरा नाम है चौहानास का। जब मैं आपको चौहान डायनेस्टी पढ़ा रहा था, पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहानी बता रहा था, तो उसके टाइम पर मैंने ये भी लिखा था कि भाई चौहान्स को चाहमानास भी जाना जाता है, और चाहमानास के नाम से ही मैंने अपनी वीडियो का टाइटल भी दिया गया है। तो पुराने टाइम पर चौहान्स को चाहमानास भी माना जाता था। अब फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ मूव कर लेते हैं, जरा देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका बोल रखा है, एज सामंतास गेंड डैश डैश दे डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी द महा डैश डैश। कहने का मतलब है कि सामंत जो हुआ करते थे, सामंत यानी कि ऐसे पर्सन जो कि राजा के नीचे लेवल पर काम करते थे, उसके सबॉर्डिनेट हुआ करते थे, तो वो अपनी पावर और वेल्थ को गेन करने के लिए महासामंत कहलाते थे, अपने आप को बताते थे, या महामंडलेश्वर। महासामंत कहने का मतलब है जिसके ज़्यादा पावर है, जिसके हाथ में ज़्यादा शक्ति है उस एरिया को कंट्रोल करने की, और वो शक्ति कंट्रोल करने की सामंत पर हुआ करते थे, और सामंत की एडवाइस से राजा काम किया करता था। तो इसी ने ही, सामंत ने ही अपने आप को महासामंत डिक्लेयर कर दिया कि हमारे पास ज़्यादा शक्ति है। और अगर मैं बात करूं वेल्थ की, तो महामंडलेश्वर भी डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि महामंडलेश्वर ऐसा हुआ जो भी उस जगह का वेल्दीएस्ट पर्सन हुआ होता है, जिसके पास ज़्यादा संपत्ति होती है, धन ज़्यादा होता है, तो उस जगह का महामंडलेश्वर भी बोला जाता है। तो सामंताज ने अपने आप को एज अ शक्ति और वेल्थ यानी कि संपत्ति ज़्यादा दिखाने के लिए अपने आप को महासामंता और महामंडलेश्वर भी कहना शुरू कर दिया, और समाज में यह नाम फैल गया कि सामंताज को महासामंताज और महामंडलेश्वर भी बोला जाएगा। आइए सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं बच्चे। सेकंड पार्ट दिया हुआ, द बेस्ट नोन चाहमानास रूलर वाज द पृथ्वीराज थर्ड। सबसे फेमस चौहान डायनेस्टी का या चाहमानास डायनेस्टी का जो पृथ्वीराज थर्ड था। पृथ्वीराज थर्ड कहने का मतलब है कि इससे पहले भी 2 पृथ्वीराज पैदा हो चुके हैं, और जिस पृथ्वीराज चौहान को हम जानते हैं वो पृथ्वीराज तृतीय बोले जाते हैं, जिन्होंने हु डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम, और उन्होंने कौन से अफगान को हराया था? मोहम्मद गौरी को, जो कि सुल्तान कहाँ से आया था? टर्की देश से आया था, तुर्क आक्रमणकारी था, जिसने हमारे देश पर आक्रमण किया था 1191 में, और जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने उसको हराया था, और 1192 में पृथ्वीराज चौहान खुद हार गए थे उनसे। इससे पहले भी वो मूलराज सेकंड से हार चुके हैं, जो कि लड़ाई हुई थी 1178 में। तो बस ये हमें पता होना चाहिए। 1191 में चौहान ने डायनेस्टी के पृथ्वीराज चौहान ने सुल्तान मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं बच्चे। मैनी ऑफ दिस किंग्स अडॉप्टेड हाई सराउंडिंग टाइटल्स सच एज महा। अब मैंने बताया था आपको, जितने भी हमने टाइटल्स वगैरह जो पढ़े हुए हैं चैप्टर में, हर राजा को, हर रूलर को कोई ना कोई टाइटल से नवाजा गया है, जो कि समाज नवाजती है उसको। तो उनको कौन कौन से टाइटल्स इसमें दे रखे हैं? ज़्यादातर महाराज अधिराज और त्रिभुवन चक्रवर्ती, ये हाई साउंडिंग उच्च क्वालिटी के टाइटल्स दिए जाते थे। तो ये सारी चीज़ में दे रखी हैं। डैश वर द कंपोज बाय द लर्न ब्राह्मणस, ये तो पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि ब्राह्मणस के द्वारा क्या बनाया जाता था? प्रशस्ति बनाई जाती थी, एक तरह के इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे जो कॉपर प्लेट्स पे लिखाए जाते थे। फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तंग डायनेस्टी रिमेन्ड द पावर बिटवीन द। अब तंग डायनेस्टी जो थी वो 7 से 10 सेंचुरी में रही है पावर में, ये आपको पता होना चाहिए। सिक्स्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। द एविडेंसेस ऑफ द लैंड ग्रांट्स वर द फाउंड टू बी रिकॉर्ड ऑफ द डैश प्लेट। अब जितने भी सबूत हमें देखने को मिले हैं, जितने भी हमें अभिलेख और जितने भी हिसाब किताब या जितने भी हमें दस्तावेज मिले हैं धरती से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड, क्योंकि भूमि हर किसान के लिए वो दस्तावेज बनाए जाते थे। पहले तो पेड़, वो पत्ते वगैरह कह सकते हैं कि पेपर जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाया करते थे, तो उनको लंबे समय तक यादगार बनाने के लिए कॉपर प्लेट्स पर वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड्स लिखे जाते थे, रिकॉर्ड्स बनाए जाते थे, जिससे कि आने वाली जनरेशन्स उन सभी चीज़ों को याद करें और उनकी इम्पोर्टेंस को समझें, किस टाइम पर किस राजा ने क्या क्या काम किए। उसमें से भी ये भी काम था कि लैंड ग्रांट्स का एविडेंस जो हमें देखने को मिला है वो कॉपर प्लेट पे रिकॉर्ड करने को मिलता है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चे। हु वॉज द दंती दुर्ग? दंती दुर्गा कौन था? दंती दुर्ग राष्ट्रकूट रूलर था, जिसने चालुक्य डायनेस्टी को हराया था, बादामी के चालुक्य डायनेस्टी को, और हिरण्यगर्भ एक तरीके से रिचुअल परफॉर्म किया।
हिरण्यगर्भ को। हिरण्यगर्भ एक तरह का रिचुअल ऐसा है कि उसमें हिरण्य का गर्भ का मतलब यह है कि गोल्डन वूम्ब, सोने की गर्भ। तो सोने की गर्भ में ऐसा माना जाता है कि क्योंकि जो गैर क्षत्रिय हुआ करते थे, नॉन क्षत्रियाज, जिसमें से दंती दुर्गा भी नॉन क्षत्रिय था, उनको अपने आप को क्षत्रिय डिक्लेयर करने के लिए ये रीति रिवाज को परफॉर्म करना पड़ता था, ये यज्ञ कराना पड़ता था, जिसको हम हिरण्यगर्भ बोलते हैं। और इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती थी, जिनकी वजह से सभी लोगों को ये मालूम पड़ जाता था कि अब ये इंसान गैर क्षत्रिय से क्षत्रिय बन गया है। क्योंकि क्षत्रिय वो इंसान होता है बहादुर इंसान, बहादुर, क्योंकि बहादुरी अगर कोई भी इंसान लड़ाई को जीत के भी ले आए, अगर वो क्षत्रिय नहीं है तो लोग बहुत बेकार समझते थे। तो उसके लिए लोगों की नज़र में अपने आप को क्षत्रिय बनाने के लिए हिरण्यगर्भ का यज्ञ कराना पड़ता था। तो ये क्वेश्चन आपका है बच्चे। दंती दुर्गा वॉज द राष्ट्रकूट चीफ हु ओवरथ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भ। तो इसका आंसर का एक्सप्लेनेशन था बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं बच्चे। हु वॉज द पृथ्वीराज थर्ड? पृथ्वीराज थर्ड कौन था? पृथ्वीराज चौहान कौन था? ये बेस्ट नोन चाहमानाज रूलर है जिसने मोहम्मद गौरी को हराया 1191 में। इसने जो राज किया था 1168 से 92 में राज किया था, क्योंकि ये राजा बना था 1168 में। 92 में इसकी मौत हो गई थी, बट लॉस्ट टू बी हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर, क्योंकि जैसे ही पहली साल में तो इसने हरा दिया 1191 में मोहम्मद गौरी को, और दूसरी साल में अपने आप ही हार गया और इसकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद गौरी ने इसको मार दिया था ऐसा माना जाता है, बट रियलिटी में अलग अलग लोगों की अलग अलग इमेजिनेशंस हैं, जैसे कि आपको मैंने चाहमानाज डायनेस्टी में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चे। डिस्क्राइब द सेवरल कैटेगरीज ऑफ द लैंड मेंशन्ड इन द चोलाज इंस्क्रिप्शन। आपको वो लैंड की कैटेगरी बतानी है जो कि चोला के इंस्क्रिप्शन में बताई गई हैं। चोला के इंस्क्रिप्शन कहने का मतलब ये हुआ कि वो प्लेट्स, कॉपर प्लेट्स, जिन पे ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई हैं। अब ये टाइप्स ऑफ लैंड्स बताए गए हैं इसमें। पहला टाइप बताया गया है वेलन वगाई। वेलन वगाई किस तरह की भूमि हुआ करती थी? अ लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोप्राइटर्स, यानी कि ऐसे लोग जो ब्राह्मण नहीं हुआ करते थे, उन लोगों को जिन भूमि पर वो रहते थे उसको वेलन वगाई भूमि बोली जाता था। नेक्स्ट टाइप की भूमि जो है हमारे पास लैंड जो है वो है ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव क्या है? नाम से पता चल रहा है ब्राह्मणों की भूमि होगी। तो बस लैंड गिफ्टेड टू द ब्राह्मणास, क्योंकि पुराने टाइम पर राजा महाराजा यज्ञ करा दिए जाते थे, बहुत सारा दान देते थे, वो गोल्डन मोहर दिए जाते थे, सोने की मोहरें, और कुछ कुछ राजा तो धरती भूमि को भी दान में दे दिया करते थे। और जो भूमि दान में दी जाती हैं उनको ब्रह्मदेव बोला जाता है। और ये भूमि दान किसको दी जाती थी? ब्राह्मणों को दी जाती थी, क्योंकि सबसे बड़ा दान ब्रह्मदान है। नेक्स्ट जो बात बता रखी है वो है नेक्स्ट भूमि शलभ होगा। शालभ भोग। शालभ भोग कहने का मतलब ये है कि शाला, जैसे हमारी पाठशाला होती है, धर्मशाला होती है, और भोग कहने का मतलब है कि उस चीज़ की मेंटेनेंस करना। तो जो भी लैंड ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल का कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी भूमि जिस पे स्कूल बना हुआ है, पाठशाला बनी हुई है और उसकी मेंटेनेंस की जा रही है, तो बस उसी भूमि को यहाँ पर शाला भोग बोला जाता था। नेक्स्ट टाइप की जो भूमि इसमें दे रखी है, लैंड जो दे रखी है वो है देवदाना। देवदान कहने का मतलब है कि बस देवताओं को जो भूमि दान करी गई है, और देवता आपको पता है उनका वास कहाँ पर होता है? मंदिरों में। तो बस ऐसी लैंड जिनको देवताओं को दान में दी जाती है तो उनको हम देवदान लैंड बोलते हैं। एक लास्ट बची हुई है इसमें पलिचिचंद्रम। पलिचंद्रम एक तरह की लैंड है जो कि जैन इंस्टीट्यूशंस को दी जाती थी दान में। और जैन इंस्टीट्यूशंस कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे जैन समुदाय के जो जगह बनी हुई थी जहाँ पर जैन समुदाय के लोग रहा करते थे, उनके आवास थे, तो उनको रहने के लिए धरती भूमि दी जाती थी। उन्हीं भूमि को यहाँ पर पल्ली चंद्रम बोला जाता है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चे। आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है आर्किटेक्चर ऑफ द चोला। चोला डायनेस्टी में क्या क्या आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है, और हमें से पता है कि अपने टाइम पर चोला डायनेस्टी में अलग अलग तरह के मंदिर बनाए गए थे। तो आइए उन्हीं को पढ़ लेते हैं थोड़ा। रीडिंग्स में अगर हम बात करें, यही चीज़ दे रखी है
द बिग टेम्पल्स ऑफ द थंजावर एंड द गंगाईकोंड चोलपुरम। अब पता है, आपको याद आया, ऐसा राजा राजेंद्र फर्स्ट ने अपनी कैपिटल जो थी वो थंजावर से गंगाईकोंड चोलापुरम शिफ्ट कर ली थी। तो बस इसने ही वहाँ पर राजा और राजेंद्र ने अलग अलग तरह के आर्किटेक्चरल स्क्रप्चर्स बनवाए मार्बल से। वही चीज़ इसमें दे रखी है। चोला टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूक्लियर ऑफ द सेटलमेंट्स विच ग्रीव अराउंड देम। एक तरह कह सकते हैं आकर्षण का केंद्र बन चुके थे, अट्रैक्शन पॉइंट बन गए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए थे, जहाँ पर सभी लोगों को पूरी जानकारी होती थी। और वहाँ पर काम कैसे किए जाते थे, ऐसा नहीं था आइए जानते हैं कि वहाँ पर पूजा ही की जाती हो। वो एक तरह से कह सकते हैं कि दीज वर द सेंटर्स ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन। वहाँ पर हस्तकलाओं से रिलेटेड वो सारी चीज़ें बनाई जाती थी। अमोंगस द क्राफ्ट्स एसोसिएटेड विद द टेम्पल्स, यानी कि जो भी चीज़ें हस्तकला से रिलेटेड जो भी चीज़ें टेम्पल्स में यूज़ होती हैं वो सारी बनाई जाती थी। द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस वॉज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव, यानी कि ब्रॉन्ज की मूर्ति, कांस्य की मूर्ति हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ चोला एम्पायर तमिलनाडु साइड में जब खनन हुआ, जब ज़मीन खोदी गई तो वहाँ पे मूर्ति निकली। मूर्ति कैसे टाइप की निकली, तांबे की निकली थी, कांस्य की निकली थी। चोला ब्रॉन्ज वही पुराने टाइम पर यहाँ पे उन्हें सबूत देखने को मिलते हैं कि पुराने टाइम पर लोग मूर्तियाँ बनाया करते थे कांस्य की। चोला ब्रॉन्ज इमेज वर कंसिडर्ड अमॉन्ग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। चोला ब्रोंज कहने का मतलब है कि कांस्य की मूर्ति सबसे फाइनेस्ट मेटल बोला जाता है पूरी दुनिया का। सबसे फाइनेस्ट मेटल इसलिए बोला जाता है कि वो मेटल की सबसे बढ़िया क्वालिटी हुआ करती थी। वाइल मोस्ट ऑफ द इमेजेस वर डाइटीज ऑफ द समटाइम्स इमेजेस वर मेड ऑफ डिवोटी एज वेल एज। कहने का मतलब है कि यहाँ पर कुछ चित्रण की भी किया जाता था देवताओं का, देवी देवताओं का, जो कि मंदिर में उनकी पूजा होती थी और भक्त उनकी पूजा करने के लिए आते थे, क्योंकि फोटो को देखकर ही भक्त अट्रैक्ट होगा और उसका पूजा में मन लगेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अपना एक्स्ट्रा वर्क खत्म किया। यहाँ पे जितना भी काम कराया गया उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम स्टे सेफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द प्रोवाइड क्लासेस। ओके, थैंक यू क्लास।